चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीरो ऑर्डर रिएक्शन अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण एवं उसका अर्धायुकार जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, अथवा आप कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के शून्य घात के समानुपाती हो। अब यहां पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि कैसे क्रिया कारक के सक्रिय सांद्रण के समानुपाती। तो यहां पे पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कोटि को, ऑर्डर। तो यहां पे यदि हम मान लें कि कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो क्रिया कारक ए और बी, पूरे रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, सी और डी। तो यदि आपने रासायनिक बलगतिकी पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं जो गुलबर्ग और बाजे का द्रव्य क्रियानुपाती का नियम पढ़ा होगा। वो कहता है कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सक्रिय सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होगी। तो यहां पे आपको पता है कि जो ए और बी हैं वो क्रिया कारक है। तो गुलबर्ग और बाजे के अनुसार अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सक्रिय सांद्रण के समानुपाती। तो ए का सक्रिय सांद्रण को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और बी के क्रिया सक्रिय सांद्रण को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप बोलेंगे कि हम कैसे पता करें कि अभिक्रिया की कोटि 1 है, 2 है या 3 है। तो ये निर्भर करती है उनके क्रिया कारकों के सक्रिय सांद्रणों के घातांक पर। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे जो आपका अभिक्रिया का वेग दिया है, दर दी है, उसमें आप देखेंगे यहां पे क्रिया कारकों का घातांकों का योग मान लीजिए कितना है, 1 है। तो यहां पे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। और यदि कोई अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही जैसे ए से किसका निर्माण हो रहा है, सी का, और जो अभिक्रिया की दर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। किससे, क्रिया कारक के सक्रिय सांद्रण से, मतलब वो सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे आप जो टॉपिक है उसको आप समझ गए होंगे कि जो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात क्या होती हैं, अभिक्रिया की दर शून्य घात के समानुपाती। अब हमें व्यंजक प्राप्त करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सामान्य अभिक्रिया को लेकर इस व्यंजक को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और वो अभिक्रिया लेंगे जिससे कि आपको क्या बहुत ही आसान हो जाए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को प्राप्त करना। इसके लिए समाकलित दर समीकरण को प्राप्त करना। तो यहां पे आर रिएक्टेंट, तो हमने यहाँ पे अभिकारक को आर से प्रदर्शित किया है और उत्पाद को किससे प्रदर्शित किया है, पी से। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट। अब ये भी पता है आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया की दर क्रिया कारक के शून्य घात के समानुपाती, अर्थात क्रिया कारक के सांद्रण से क्या रहेगी, स्वतंत्र होगी। अर्थात आप इसको लिख सकते आर समानुपाती आर जीरो। अब समानुपाती का चिन्ह हटता तो आपको पता है वेग स्थिरांक, या यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, दर स्थिरांक। अब इसको और आगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि हमारा जो रिएक्टेंट है, यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई कि जो तो रिएक्टेंट कितना होगा, जितना आपने लिया 100%। यदि टी बराबर कितना हो, 0, कोई समय, यदि अभिक्रिया को होते हुए कोई समय नहीं हुआ, अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो उस समय या उस अवस्था में आप देखेंगे कि जो आर हो जाएगा उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात कितना रहेगा, 100%। तो उसको हम लोग बोलते हैं जब रिएक्टेंट का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है तो उसको आर न लिख के क्या लिख सकते, आर जीरो। अभिक्रिया के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब क्या रहेगा, आर जीरो। लेकिन यदि अभिक्रिया को होते हुए भी कुछ समय हो जाए, टी बराबर भी कोई समय हो जाए,
1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मिनट, 2 मिनट, कोई भी समय हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी, आगे की ओर जाएगी, वैसे वैसे आप पाएंगे कि क्या हो जाएगा, क्रिया कारक का साधन कम होता जाएगा, वो 100% नहीं रहेगा। क्योंकि शुरुआत में जब अभिक्रिया नहीं हो रही थी तब रिएक्टेंट 100% था, लेकिन प्रोडक्ट कितना था, 0। लेकिन अब जब अभिक्रिया होगी कोई निश्चित समय, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिया कारक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आर की जगह R0 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स क्या बन गया होगा, प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया होगा। तो इसी R माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, R। तो यहां पे आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम आगे से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, समाकलित दर समीकरण। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो R है वो वेग दर्शाता है, अभिक्रिया की दर दर्शाता है। अब R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्या होगी, दो प्रकार से आप लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर को, या तो आप रिएक्टेंट के हिसाब से लिख सकते हैं या प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के हिसाब से लिखेंगे तो आप कहेंगे कि जो अभिक्रिया की दर है, वो समय के जो अभिक्रिया की दर है वो क्रियाकारक की क्या होगा, जैसे जैसे क्रियाकारक का सांद्रण कम होता जाएगा, जितने स्पीड से क्रियाकारक का सांद्रण कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना तेज होगा। तो अभिक्रिया का सांद्रण क्या होगा, समय के साथ घटेगा, इसलिए क्या लगा हुआ है, माइनस, किसके साथ, समय के साथ, तो dt। और यदि आप प्रोडक्ट के हिसाब से बताना चाहते हैं अभिक्रिया के वेग को, तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, dp अपॉन dt। तो यहां पे हम R की जगह क्या लिखेंगे, अगर रिएक्टेंट के अनुसार आप अभिक्रिया के वेग का मापन करें कि अभिक्रिया का वेग क्या है, तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस dr अपॉन dt। तो यहाँ पे हम लोग R की जगह लिख देंगे माइनस dr अपॉन dt बराबर k R0। आशा करते हैं कि यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हो। चलिए अब आगे यदि हम देखें तो आपने एक सामान्य सूत्र पढ़ा होगा, x की पावर 0 बराबर 1। किसी की पावर यदि हम 0 कर दें तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे आ जाएगा माइनस dr बराबर k, और यदि हम इसको भी साथ ही पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे भाग में, तो यहाँ पे चला जाएगा गुणांक इनटू, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें जो प्रश्न है, हमने कहा था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 का समाकलन। तो इस समीकरण को हम लोग दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम समाकलन स्थिरांक लेके, और एक तो हम कर सकते हैं लिमिट के द्वारा। तो पहले जो आसान है, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है लिमिट लेकर। देखते हैं तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो आ जाएगा माइनस dr बराबर k इंटू समाकलन dt। क्या कर दिया हमने, समाकलन। समाकलन करेंगे तो अब देखेंगे इसे, जो आपका समाकलन में आप सूत्र देखेंगे, चूंकि dx बराबर x होता है तो dr बराबर r हो जाएगा और dt बराबर t हो जाएगा। एक फॉर्मूला, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। तो यहां पे हम देखेंगे जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे यदि हम लिमिट लेके समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d हट गया, सॉरी समाकलन करने पर d हट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा r, और r पे क्या लग जाएंगी, लिमिट। क्यों, अब यहाँ पे लिमिट के लिए इसका महत्व जो हम आपने समझाए थे, तो यहाँ पे समाकलन हम देखिए कहां से कहां तक करेंगे, r0 से r। यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे कि जो समाकलन हो रहा है कहां से कहां तक हो रहा है, r0 से r, और समय कहां से कहां तक है, t0 0 से t। यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके, तब हमने समाकलन किया तो यहाँ पे आ गया dr की जगह क्या आ गया, केवल आपका r। तो यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे लिमिट आ जाएगी r0, यहाँ पे आ जाएगी r बराबर k, और यहाँ पे t एक बार पावर आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे आ जाएगा t।
अब देखिए, ये अपर लिमिट ही लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट ही लोअर लिमिट। तो अब क्या करेंगे, एक बार आर की जगह आप अपर लिमिट, सॉरी, यहाँ एक बार आप क्या करेंगे, आर की जगह आप क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे, एक बार क्या करेंगे, लोअर लिमिट लेंगे। यहाँ पे एक बार टी की जगह टी, एक जगह टी की जगह टी जीरो लेंगे, एक बार क्या लेंगे, शून्य लेंगे। क्या जाएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आर की जगह आर, और एक बार क्या लिखेंगे, आर जीरो बराबर टी, एक जगह टी, एक बार टी की जगह लिखेंगे टी, एक बार क्या लिखेंगे, शून्य। सॉल्व करें तो यहाँ पे आप माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर, यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर जीरो माइनस आर बराबर के इंटू टी। चूंकि हमें क्या चाहिए, केवल दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, तो क्या आ जाएगा, आर जीरो बराबर, सॉरी, माइनस आर अपॉन टी बराबर के। तो ये था जब हमने क्या किया है, लिमिट लेके सॉल्व किया हुआ, तब हमें ये प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर इसे हम लोग दे देंगे 2। समीकरण 2 क्या है, समाकलित दर समीकरण, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। यदि आपको लिमिट वाला कठिन लग रहा है तो आप सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो किसको लेके किया गया, स्थिरांक को लेके किया। तो सेकेंड मेथड हम लोग थोड़ी देर से करेंगे, पहले हम क्या निकाल लें, यहाँ पे उसका अर्धायुकार। अर्धायुकार निकालने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब अर्धायुकार शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात चल रही है, जब समय कैसा हो गया है, आधा, जब समय आधा हो गया है। जैसे हमने जब लिखना चालू किया तो हमारे पास मान लीजिए पूरी चौक थी, अब चौक कितनी बची, आधी। मान लीजिए हम इस चौक को 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम 5 मिनट लिखते हो गए तो अब कितनी हो गई होगी, आधी, क्योंकि समय कितना हो गया है, आधा हो गया है। ऐसे ही आपसे पूछा गया अर्धायुकाल, तो जब अर्धायुकाल अर्थात समय, प्रारंभिक समय का क्या हो गया होगा, टी हाफ, टी 1/2, मतलब जो अभिक्रिया को पूरे होने में समय लगा रहा है उस समय का क्या हो गया होगा, आधा। जैसे अभिक्रिया को यदि पूरा होने में 10 मिनट लग रहा है तो अभी समय कितना हो गया होगा, 5 मिनट। तो आप देखेंगे अभिक्रिया आधी हो गई, अर्थात ये चाक आधी क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब रिएक्टेंट आधा किसमें परिवर्तित हो गया, उत्पाद में। तो यदि हम जो अभिक्रिया का अर्धायुकाल आधा समय हो गया तो हम बोले आपसे कि बताइए अभिकारक कितना, अभिकारक अब शेष कितना बचा, तो आप बोलेंगे प्रारंभिक में जितना था उसका आधा। तो प्रारंभिक में कितना था, R0, तो उसका आधा मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो जब रिएक्टेंट बचा, जो अब R बचा है, वो क्या बचा है, प्रारंभिक सांद्रण का आधा बचा है। तो जब अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे तब आप क्या करेंगे, टी की जगह टी हाफ या टी 50 रखेंगे, टी 50% रखेंगे, या फिर क्या रखेंगे, टी हाफ, और आर की जगह क्या रखेंगे, R0/2। यदि आपको ये समझ में आ गया तो अर्धायुकाल तो बहुत ही आसान हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना, समाकलित दर समीकरण में आर की जगह रख दीजिए R0/2 और टी की जगह रख दीजिए टी हाफ, और आप क्या कर दीजिए, उसे सॉल्व कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो आ जाएगा यहां पे आर, समीकरण किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहां पे आ जाएगा R0 माइनस, अब इस R की जगह क्या रखना है आपको, R0/2। यहां पे हम लोग R0/2 रखेंगे, R0/2, बटे में क्या है, ओवरऑल, ओवरऑल है आपका टी, और टी की जगह क्या रखना है आपको, टी 1/2 बराबर के। अब यदि आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा, बहुत ही आसान होता है। तो जो बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2R0, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R0, और यहाँ पे आ जाएगा 2/2,
टी 1/2 बराबर के। अब के को यहाँ ले आइए, इसको यहाँ पे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आर 0 क्या जाएगा 2/के बराबर टी 1/2। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। अब आपको पता है कि जब इसके बट्टे में मतलब कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो अब क्या हो गया, जो ये भाग वाली संख्या है इसको हम जब गुणा में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर 0/2 इंटू 1/के बराबर टी 1/2। तो आपका जो फाइनल उत्तर आ जाएगा अर्धायुकाल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर 0/2 बराबर टी 1/2। तो ये आ गया आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। और ये आपको जो आपको मिल गया समीकरण नंबर 2, ये क्या है आपका समाकलित दर समीकरण। यहाँ पे आप देखेंगे समीकरण नंबर 3, तो क्या हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, और ये क्या है आपका समाकलित दर समीकरण। अब हम आपसे जो चर्चा कर रहे थे वो आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, समाकलित दर समीकरण के लिए सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, कब देख लीजिए। यहाँ पे जो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ था, -dr बराबर k इंटू dt। समीकरण नंबर क्या था 1। यहां पे क्या होता है कि हमें अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में जाना रहता है। तो यहां हम अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में चले जाएंगे कब, समाकलन करने के पश्चात। यहां पे हम समाकलन कर दें तो समीकरण नंबर 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा आपको r बराबर k इंटू टी। चूंकि समाकलन दोनों पक्षों से हट गया है, अलग हो गया, तो यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाता है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन समाकलन स्थिरांक। आई मतलब इंटीग्रेशन समाकलन स्थिरांक। आपसे हमने बोला भी था कि स्थिरांक वाली मेथड है, तो ये सेकेंड मेथड किस पे है, डिपेंड कर रही है आपके स्थिरांक। तो यहाँ पे आपने समाकलन को हटाया और यहाँ पे स्थिरांक आ गया, आपका dt का t आ गया, dr का r आ गया। अब हम चलते हैं अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में। तो अभिक्रिया जब प्रारंभ नहीं होती तब t बराबर 0 होता है और r बराबर क्या होता है, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई होती है तो उसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अर्थात r की जगह क्या होता है, r 0। कोई समस्या तो नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें क्या रख देंगे हम, p का मान रख देंगे और r का मान रख दीजिए, तो आ जाएगा r 0 बराबर k इंटू 0 प्लस i। 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे पूरी संख्या क्या हो जाती है 0, माइनस r0 बराबर i। अब जो ये i प्राप्त हुआ है इसका मान हम कहाँ रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा माइनस r बराबर k इंटू टी माइनस r0। इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो इस साइड सॉरी माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा r0 माइनस r बराबर k इंटू टी। तो यहाँ पे आप देखिए t को पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा r0 r अपॉन टी बराबर k। तो ये जो मेथड है बायोलॉजी वालों को ज्यादा अच्छी लगती है, और ये वाली क्या होती है आपके मैथमेटिक्स वालों के लिए अच्छी, क्योंकि वो 11वीं स्टैंडर्ड होता है, जो 11th स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या होते हैं समाकलन वगैरह पढ़ते हैं। दोनों ही किसी भी मेथड से कीजिए, दोनों ही क्या होंगे सही, दोनों नहीं करना है, कोई एक जो आपको क्या लगे बेहतर लगे। तो आज हम लोगों ने जाना शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण और उसके लिए अर्धायुकाल।
कल हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया और उसका अर्धायुकाल निकालना सीख लें। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको लिए एक दो न्यूमेरिकल, उसके अर्धायुकाल और आपके समाकलित दर समीकरण जो आपका दर स्थिरांक है उससे संबंधित भी आपके लिए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करा दें। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।